आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने संघीय मंत्रिपरिषद का जो टॉपिक था उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज की क्लास में हमें संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उनके ऊपर हमें चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी जो संघीय मंत्रिमंडल है, जो केंद्रीय कैबिनेट है, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है प्रधानमंत्री। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, यानी प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। निश्चित नहीं है कि 5 वर्ष का हो, यानी जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है। जिस दिन उसने लोकसभा में बहुमत खो दिया, विश्वास मत हासिल नहीं हुआ, उसी दिन प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि विश्वास मत है तो प्रधानमंत्री अपने पद पर 5 साल तक अपना कार्य कर सकता है। तो प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना है? सामान्यतया 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यानी वो प्रधानमंत्री कौन थे जिसने सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र दिया था? या प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सबसे पहले त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली लागू हुई? विश्व के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? तो वो है ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन में सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार वास्तविक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? जैसा कि हमने अध्ययन किया था, संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ वो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? या हम कह सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार वास्तविक जो संप्रभुता है वो किस व्यक्ति में निहित होती है? तो वो है प्रधानमंत्री। कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए? यानी अब तक जो प्रधानमंत्रियों का इतिहास है उसके अंतर्गत कितने प्रधानमंत्रियों की जो मृत्यु है वो अपने पद पर रहते हुई है? तो वो है 3 प्रधानमंत्री। 3 कौन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु है वो अपने पद पर रहते हुए हुई थी। प्रधानमंत्री पद की शपथ है वो कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला, एक बार पद से हट के फिर दोबारा से प्रधानमंत्री का पद संभाला, वो प्रधानमंत्री कौन है? तो वो प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने एक बार अपने पद से हटने के बाद में दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभाला था। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वह है गुलजारीलाल नंदा, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। यानी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन उनसे पहले कार्यवाहक तौर पर, यानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में जब पद खाली हो गया तो एक बार अस्थायी काम चलाने के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर गुलजारीलाल नंदा को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो किस व्यक्ति के पास में होती है? संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक शक्ति है कार्यपालिका की वो किस व्यक्ति के पास में होती है? तो वो होती है प्रधानमंत्री के पास में। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे? यानी आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं भारत के अंतर्गत उनमें से सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो हैं राजीव गांधी। जब 1984 के अंतर्गत इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो उस समय राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की हत्या के दिन ही शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ ही दिलाई थी। दोबारा से राजीव गांधी ने चुनाव करवाए और कांग्रेस पार्टी को फिर बहुमत में
आई और दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने सरकारें बनाई थी। इस प्रकार राजीव गांधी 1984 से लेकर के 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन में सदस्य नहीं थे? यानी वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके जब प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति हुई तो वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो वह है एस.डी. देवेगौड़ा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसके जो मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया गया तो वह कितने समय तक दोनों सदनों में से यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का सदस्य बने बिना वो कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो वो है अधिकतम 6 माह तक। यानी 6 माह तक वो अपने पद पर रह सकता है। 6 महीने के बाद में यदि वो दोनों सदनों में से यदि वो किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसको अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? यानी जो मंत्रिपरिषद है उसका मुखिया कौन होता है? तो वो है प्रधानमंत्री। किसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है? किसके सलाह पर? किसके सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है? तो वह है प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग तो करता है लेकिन वो अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग करता है। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह किस सदन की सदस्य थी? पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह किस सदन की सदस्य थी? तो वह है राज्यसभा। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? यानी एक कार्यकाल के अंतर्गत सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले कौन थे? तो वह अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1996 में जब उनकी सरकार ने थी तो उन्होंने मात्र 13 दिन ही उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो वह है जगजीवन राम। जगजीवन राम ने लगभग 32 वर्ष तक वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है। उन्होंने अपने पद पर कुल 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे थे। यानी अपने पद पर कितने रहे जवाहरलाल नेहरू? 16 साल 9 महीने और 13 दिन। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो वह है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो 1966 के अंतर्गत सर्वप्रथम देश की प्रधानमंत्री बने थी। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल को पूरा करने के लिए, यानी लाल बहादुर शास्त्री वो 5 वर्ष अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया था, बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो बीच में इंदिरा गांधी को 1966 के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री बनाया गया था। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री कौन है? जो विश्वास मत प्राप्त करने में सफल नहीं है तो वो है विश्वनाथ प्रताप सिंह। यानी वीपी सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हुए थे। कौन प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं है? यानी भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो कभी लोकसभा का उन्होंने सामना नहीं किया, जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं है? तो वह है चौधरी चरण सिंह, जो किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? यानी संसद के जैसे मान लीजिए कि एक सत्र हो गया तो दूसरा सत्र है वो कितने समय के अंतर्गत कराना जरूरी है? यानी दोनों सत्रों के बीच में कितना अंतराल अधिकतम हो सकता है? तो वह है 6 माह। 6 माह का अधिकतम अंतराल हो सकता है संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच में।
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, यानी कितनी आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की वो न्यूनतम कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो वो है 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है, यानी जहाँ पर राष्ट्रपति का पद होता है वहाँ पर जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति। जैसा कि हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया है पहले, भारत के अंदर का जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता है, वरन उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो वह है उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, यानी वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, वित्त बिल है, वो कहाँ पर पेश हो सकता है, कहाँ पर प्रस्तावित हो सकता है, तो वह है लोकसभा। अब देखो, सामान्य विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है और राज्यसभा उसको पारित होने से रोक ही नहीं सकती। राज्यसभा केवल उसमें देरी कर सकती है, मात्र 14 दिन का। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा है वो नहीं किया जा सकता, तो वो है संसद। यानी संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी एक पैसा या सरकार वो खर्चे नहीं कर सकती। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के और उप मंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं, लोकसभा के सदस्य। यानी कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, जैसे श्रीमती जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थी। मनमोहन सिंह ऐसे थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन अमूमन यदि हम देखें आमतौर पे तो वो लोकसभा के सदस्य होते। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है, यानी भारत सरकार को कानून संबंधी जानकारी देने वाला प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो वह है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो वह है प्रधानमंत्री। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यदि प्रश्न परीक्षा में आए कि वह राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। लेकिन यदि हम सही दृष्टि से देखें तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। लेकिन यदि वैसे देखा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है, यानी जो संविधान में जो 3+1 सूची है, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और चौथी एक सूची होती है अवशिष्ट सूची। उनमें से जो समवर्ती सूची है उसके ऊपर अधिनियम या कानून बनाने का अधिकार किसके पास में होता है, तो वो होता है संघ और राज्य दोनों के पास। यानी राज्य को भी अधिकार है और संघ को भी अधिकार है। लेकिन यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर के यदि मतभेद हो जाए तो उस समय जो केंद्र सरकार है उसका मान्य है वो सर्वोपरि होगा। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जब देश के अंतर्गत 1962 के अंतर्गत जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय, तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी जो एससी है उसके लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो वो है 84, 84 सीटें हैं वो एससी के लिए आरक्षित है।
किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? यानी भारत के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति घोषित करने का अधिकार है वो किसके पास में है? तो वह है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति है वो देश के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? या हम कह सकते हैं कि भाई सर्वप्रथम संविधान के गठन की मांग है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये मूल संविधान में नहीं थे, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत बाद में जोड़े गए थे। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो है 42वां संविधान संशोधन। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या हम कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 3 से जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो अनुसूची 11वीं। देखो, 2 संविधान संशोधन हुए थे, 73वां और 74वां। 73वां का संबंध है 11वीं अनुसूची से और 74वां का संबंध है 12वीं अनुसूची से। यानी 73वीं है पंचायत राज संस्थाओं से और 74वीं है नगरीय संस्थाओं से। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रशासन से संबंधित है। यदि कोई भी ऐसा मुद्दा है, मामला है, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या राय मशविरा ले सकता है। तो कौन से अनुच्छेद के, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है? तो वो है संविधान का अनुच्छेद 143। यानी संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति व सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? संविधान के द्वारा जो भारतीय नागरिकों को नागरिकता जो प्रदान की गई है उसके संबंध में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम वो संसद ने कब बनाया था? तो वह है 1955 के अंतर्गत। 1955 में संसद ने संविधान के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? यदि राष्ट्रपति मान लीजिए कि अपने पद पर सही तरह से काम नहीं कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसको समय से पहले उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो वह है संसद को। संसद है वो अपने 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को समय से पहले भी पद से हटा सकती है। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह है 25 वर्ष। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। इसका मतलब है 25 वर्ष से पहले कोई भी व्यक्ति है वो सांसद नहीं बन सकता है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं वित्त विधेयक है या धन विधेयक है वो सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होता है और धन विधेयक पर लोकसभा का पूरा नियंत्रण होता है। राज्यसभा है वो धन विधेयक को पारित होने से रोक नहीं सकती, वो केवल उसमें देरी कर सकती है। यदि 14 दिन के अंतर्गत यदि राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है तो उसको अपने आप ही पारित किया हुआ मान लिया जाता है। तो राज्यसभा उसको धन विधेयक 14 दिन के अंतर्गत लौटाना आवश्यक है। हम कहते हैं 14 दिन के अंदर उसको पारित करना आवश्यक है। यदि नहीं भी करती है तो अपने आप पारित मान लिया जाता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? जैसा कि हम
पढ़ते हैं कि जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है तो बीच में शून्यकाल का बार बार जिक्र होता है, तो किसको कहते हैं? शून्यकाल। यानी एक तरह का जो बीच में अंतराल होता है उसके अंतर्गत केवल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न और उत्तर का जो सत्र होता है उसको कहते हैं शून्यकाल। तो शून्यकाल का संबंध किससे होता है? प्रश्नकाल से। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। कब बनी थी? दूसरी बार अवधि के लिए, तो वह है 1980 से लेकर के 1984 तक। इस अवधि में इंदिरा गांधी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई थी। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है? तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। 16वीं लोकसभा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दूसरी बार अपना कार्यकाल पूरा करने की ओर अग्रसर है। तो आज की क्लास में ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के ये सवाल अच्छे लगे होंगे, और इनको यदि आप अच्छी तरह से तैयार कर लोगे, यानी मंत्रिपरिषद का जो चैप्टर हमने अध्ययन किया था और ये प्रश्नोत्तर यदि दोनों आप तैयार कर लेते हैं, तो शायद ही आपका कोई भी कंपटीशन में इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।